जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो ये हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, आज इसका ये तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लासों में आपको जो राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां हैं वहां तक कवर करा चुका हूं। अगर आपने इससे पहले की 2 क्लासें नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। नहीं तो ये इकोनॉमिक्स है, कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा हो क्या रहा है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सेबी का पूरा नाम है दोस्तों, जो सेबी है, सेबी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज, अब इसे पूरा लिखा नहीं जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, देख लेना, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों जो ये सेबी है, या हिंदी में अगर आप बोलो तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही याद रखना क्योंकि कई बार वो इसका क्या पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को आप क्या करो, इंग्लिश में याद रखो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर जो फिर भी हिंदी में चाहता है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सेबी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? दोस्तों जो सेबी की स्थापना है, SEBI की स्थापना जो की गई थी वो किस वर्ष की गई? 1988 में की गई। या पर्टिकुलर तारीख पूछे तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेबी को वैधानिक शक्ति किस वर्ष प्रदान की गई? दोस्तों जो सेबी है जिसकी स्थापना मैंने कहा 12 अप्रैल को, ठीक है, 1988 को हुई थी, उसको जो वैधानिक शक्ति है किस वर्ष प्रदान की गई? तो 1992 को प्रदान की गई। या पूछा जा सकता है यही क्वेश्चन घुमा करके, सेबी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, तो जो सेबी एक्ट है 1992 बनाया गया, जिसके द्वारा सेबी को क्या दिया गया, 12 जो ये सेबी था जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, उसको वैधानिक शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, सेबी एक्ट को वैधानिक शक्ति, जिसका पूरा नाम क्या बोला मैंने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेबी का मुख्यालय है। दोस्तों जो सेबी है जिसकी स्थापना 1988 में हुई, बार बार बोलो यहीं पे याद हो, जिसको वैधानिक शक्ति 1992 में दी गई सेबी एक्ट के द्वारा। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, BSE का पूरा नाम है। दोस्तों जो BSE का पूरा नाम है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? ऑप्शन डी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन, BSE की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? दोस्तों जो BSE की स्थापना है वो की गई थी 1875 में। कब की गई? ऑप्शन बी, 1875 में। या डेट पूछे तो 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत 5400 कंपनियों को रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, BSE का संवेदी सूचकांक है। ये पता नहीं कितनी बार UPSSC इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, SSC, कि जो BSE का संवेदी सूचकांक है उसका नाम क्या है? तो सेंसेक्स है। क्या है? सेंसेक्स। या पूछा जा सकता है कि सेंसेक्स निम्न में से किसका सूचकांक है? तो फिर आंसर निकल के आता है BSE का सूचकांक है, जिसकी फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई। दोस्तों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, कुछ नहीं जा रहा है। कब तक ये सोच के कि हम लाइक नहीं करेंगे, ये सोच करके कहाँ जाओगे? ठीक है, और बुरी भावना रखोगे तो बुरा ही फल मिलता है। तो दोस्तों जो यहाँ पे BSE का जो संवेदी सूचकांक है सेंसेक्स है। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखना कि संवेदी सेंसेक्स किसका संवेदी सूचकांक है? तो BSE का संवेदी सूचकांक है। ठीक है, या अगर पूछा जाए भारत व एशिया का सबसे पुराना, एशिया का, ठीक है, ये नहीं सिर्फ भारत का, भारत व एशिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन,
NSE का पूरा नाम है दोस्तों, जो NSE है उसका पूरा नाम क्या है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। देखो BSE का दो ही सेंसेक्स है मुख्य रूप से, BSE का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE का पूरा नाम हो गया क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NSE की स्थापना किस वर्ष की गई, तो दोस्तों जो NSE का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना की गई थी 1992 में, ऑप्शन डी, किसमें, 1992 में की गई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। और याद रखना BSE हो या NSE हो, ठीक है, या सेबी हो, इन सभी के मुख्यालय मुंबई में स्थित हैं। 3 क्वेश्चनों का एक उत्तर कि मुंबई याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NSE की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी, दोस्तों जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके किस पे, फेरवानी समिति की सिफारिश पर। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। ठीक है, या पूछ सकता है कि फेरवानी समिति की सिफारिश पर निम्न में से किस स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, तो फिर आंसर निकल के आता है NSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो इसका क्या है, सूचकांक है किसका, NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, वो क्या है, निफ्टी है, NIFTY निफ्टी। तो दोस्तों जो निफ्टी है वो किसका सूचकांक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, जबकि BSE का स्टॉक संवेदी सूचकांक मैंने क्या कहा, सेंसेक्स है। ठीक है, और इसके अंतर्गत दोस्तों 50 उच्च कंपनियों को श्रेणी को रखा गया, इसीलिए इसका सेंसेक्स को निफ्टी किया गया है, दोनों के नाम को मिला करके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 50 को मिला करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, शेयर मार्केट के संबंध में बुल एंड बियर है। दोस्तों शेयर मार्केट के संबंध में जो बुल और बियर है वो क्या दिखाता है, तो बुल और बियर उछाल और गिरावट को, अगर बुल होगा आगे बुल होगा तो उछाल आगे होगा, और बियर का अर्थ होता है गिरावट। ठीक है, आप रोज समाचार में सुनते होंगे कि शेयर बाजार में इतनी गिरावट या इतना उछाल देखा गया, हमेशा उछाल और गिरावट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बुल माने उछाल और बियर का मतलब होता है गिरावट, यानी जो बुल सांड होता है वो उछलता रहता है और जो बियर पी के आदमी लुढ़कता रहता है, इतना याद रख लो। एक लाइक तो कर दो। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि कहलाती है। दोस्तों जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी कीमतों में होने वाली जो वस्तु और सेवाओं की कीमतों में जो होने वाली लगातार वृद्धि है उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, कि जो वस्तु और सेवाओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, और मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं जबकि मुद्रा की कीमत घटती है। ठीक है, यह पूछा जा सकता है किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं और मुद्रा की कीमत घट रही है तो उस स्थिति को कहेंगे, तो हम उस स्थिति को क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति समान रहती है, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति निश्चित नहीं होती है। तो ऑप्शन सी अभी बोला मैंने कि मुद्रास्फीति वो कंडीशन होती है जहां पे मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कीमत बढ़ेंगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति अपने आप ही क्या होगी, कम होंगी। अगला क्वेश्चन, गति के आधार पर मुद्रास्फीति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। दोस्तों जो गति के आधार पर मुद्रास्फीति होती है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। अब ये 4 प्रकार की कौन सी होती है, एक तो होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दूसरी होती है चलती हुई मुद्रास्फीति, तीसरी होती है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति और चौथी होती है कूदती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, कूदती हुई मुद्रास्फीति। तो ये 4 प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। अगला क्वेश्चन, देश की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से किस मुद्रास्फीति को अच्छा माना जाता है। दोस्तों जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके लिए रेंगती हुई मुद्रास्फीति को अच्छा माना जाता है। और रेंगती हुई मुद्रास्फीति वो मुद्रास्फीति कहलाती है जिनमें वार्षिक वृद्धि क्या हो, 0 से 3% हो। देखो एक चीज़ याद रखना, यदि वार्षिक वृद्धि क्या हो, 0 से 3% हो, या पूछा जा सकता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में 0 से 3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की जा रही है तो वो किस प्रकार की मुद्रास्फीति है, तो वो रेंगती हुई मुद्रास्फीति होगी।
ठीक है, कौन सी मुद्रास्फीति होगी? प्रथम प्रकार रेंगती हुई मुद्रास्फीति होगी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी देश की मुद्रास्फीति में 3 से 10% की वार्षिक वृद्धि हो रही है तो यह वृद्धि यह कहलाएगी। तो दोस्तों इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। क्या कहेंगे? चलती हुई मुद्रास्फीति। यदि देखो 0 से 3% जब वृद्धि हो रही थी तो क्या कह रहे थे? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। लेकिन यदि मुद्रास्फीति में 3 से 10% की वृद्धि हो रही है तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति जो कहलाएगी चलती हुई मुद्रास्फीति कहलाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दौड़ती हुई मुद्रास्फीति को व्यक्त कर रहा है। तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहलाएगी यदि क्या हो रहा है? 10 से 100% तक वार्षिक वृद्धि हो रही है तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहलाएंगे। जबकि मैंने कहा जो 0 से 3% की होगी वो रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाएगी। ठीक है, 3 से 10% की होगी उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, और 10 से 100% मैंने बोल दिया दौड़ती हुई मुद्रास्फीति होगी। अगला, निम्न में से कूदती हुई मुद्रास्फीति को निम्न में से व्यक्त कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो कूदती हुई मुद्रास्फीति है उसको कौन व्यक्त कर रहा है? तो जब मुद्रास्फीति में वार्षिक वृद्धि दर 100 से अधिक होती है, यानी 105, 200, 185 इस प्रकार की यदि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की जाती है तो वो इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति होती है उसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ये 4 टॉपिक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई और कूदती हुई। 0 से 3, 3 से 10, 10 से 100 और 100 से ऊपर की जो वार्षिक वृद्धि दर होगी उसके आधार पर इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मुद्रास्फीति का लाभ नहीं है। दोस्तों इसमें से मुद्रास्फीति का लाभ नहीं है, इससे ऋणी को लाभ होता है। ठीक है, इससे ऋणी को लाभ होता है, बिल्कुल सही बात है। जो मुद्रास्फीति की कंडीशन है उसमें क्या होता है? ऋण लेने वाले को लाभ होता है। ठीक है, ऋण लेने वाले को लाभ होता है। दूसरा, इससे उत्पादकों को लाभ होता है। बिल्कुल सही है, इससे उत्पादकों को लाभ होता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु और सेवाओं की कीमतों में मैंने कहा वृद्धि हो जाती है मुद्रास्फीति के फलस्वरूप। इससे किसानों को लाभ होता है। बिल्कुल, अगर वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी तो किसानों का जो सामान होगा वो भी बढ़ेगा। इससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है। ठीक है, ये इससे क्या होता है? उपभोक्ताओं को लाभ होता है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को लाभ नहीं बल्कि क्या होती है? हानि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से कर महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जो मुद्रास्फीति का जब कंडीशन बनती है, जब वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो वहाँ पे कर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कर में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। मैंने कहा उपभोग का सामान में वृद्धि हो, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में बड़ी वृद्धि होगी तो उपभोग के सामान में वृद्धि होगी, बड़ी वृद्धि होगी तो कर में भी वृद्धि होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मुद्रा अपस्फीति के संबंध में सत्य है। अब तक तुमने मुद्रास्फीति देखा, उसका ठीक उल्टा मुद्रा अपस्फीति होगा। मुद्रा की क्रय शक्ति समान रहती है, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति निश्चित नहीं होती। दोस्तों मैंने कहा था मुद्रास्फीति में क्या हो रहा था? मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो रही थी, और अपस्फीति इसका ठीक उल्टा होगा। तो मुद्रा की समान नहीं रहेगी, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा करेक्ट। इससे क्या होगा? मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, देश में महंगाई व बेरोजगारी की उच्च दर की स्थिति कहलाती है। दोस्तों देश में जो महंगाई है और बेरोजगारी है उसकी जो उच्च दर होती है उसे स्फीति गतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फीति गतिरोध कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देश में महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? तो उसे स्फीति गतिरोध के नाम से जाना जाता है, याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति का मापन निम्न में से किस पर किया जाता है? दोस्तों भारत में जो मुद्रास्फीति का मापन है वो थोक मूल्य सूचकांक पर किया जाता है। किस पर? थोक मूल्य। देखो इसके 2 सूचकांक होते हैं, एक थोक मूल्य सूचकांक होता है, एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए निम्न में से किस पर की जाती है तो दोनों पे, लेकिन भारत में सिर्फ थोक मूल्य सूचकांक पर क्या की जाती है? मुद्रास्फीति की गणना की जाती है।
ठीक है। और जो ये उपभोक्ता, अगर पूछा जाए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भारत सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा किस वर्ष स्वीकार किया गया, तो इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आरबीआई के द्वारा 2014 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। कब किया गया? 2014 को आरबीआई के द्वारा क्या किया गया, इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को स्वीकार किया गया। तो दोस्तों यहाँ तक आज तक हमने 75 क्वेश्चनों को कवर कर दिया। सारे पुराने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।